हेलो बच्चों, मैं सुनीता एसडीएस विद्यापीठ से एसडीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके 5th क्लास में और साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 मतलब अध्याय 15, जिसका नाम है चंद्रमा, छाया एवं ग्रहण। मीन्स द मून, शैडो एंड इक्लिप्सेस। ओके, मून मीन्स होता है चंद्रमा, शैडो मीन्स होता है छाया एंड इक्लिप्सेस मीन्स होता है ग्रहण। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसे शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में जानना। तो सबसे पहले हम जानेंगे चंद्रमा के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे चंद्रमा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा मीन्स मून। आकाश में, ध्यान से देखिएगा आप लोग, आकाश में सूर्य के बाद अत्यधिक चमकीला आकाशीय पिंड चंद्रमा है। यानी हमें बताया जा रहा है कि जो हम आसमान में देखते हैं दिन के समय, तो दिन किसकी वजह से होता है? सूर्य के वजह से होता है, सूर्य की रोशनी की वजह से होता है। क्योंकि सूर्य जो है वो आग का गोला है, और जब पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य की तरफ आती है तो जो सूर्य की रोशनी होती है उससे क्या होता है? दिन होता है। यानी उसका प्रकाश पृथ्वी पे पड़ता है, जिसकी वजह से दिन होता है। तो ये सबसे ज़्यादा चमकीला जो पिंड होता है वो क्या हो जाता है? सूर्य। उसके बाद कहा गया है कि सूर्य के बाद अत्यधिक चमकीला आकाशीय पिंड चंद्रमा है। यानी बड़ा है, सूर्य से छोटा है, पर सूर्य के बाद अत्यधिक चमकीला पिंड चंद्रमा है, जो रात में चमकता है, जिसे आप देखते हैं। इसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। आप कहते होंगे कि चंद्रमा चमकता है रात के समय, तो आपको ये बताया जा रहा है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है जिसकी वजह से वो चमकता है। उसका कारण भी सूर्य ही होता है, जिसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकता है। अब परावर्तित क्या होता है? परावर्तित करना मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने ये चार्ट बनाया है छोटा सा आपके लिए, ओनली फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। तो जिसमें हमने इन सर्कल्स को कलर किया है, जिसे हम इसे उन पिंड को एक पिंड समझ सकें और उसका एग्जाम्पल भी समझ सकें। तो ये है सूर्य, ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है, और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, सूर्य का चक्कर जो है, सूर्य का परिक्रमा सारे ग्रह लगाते हैं, जिसमें पृथ्वी भी आता है। ठीक है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब दूसरी बात यह है कि बच्चों, पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा पूरा करने में, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की परिक्रमा पूरी करने में कम से कम 365 दिन से लेकर के 366 दिन का समय लगता है। वह अपनी धुरी पर घूमता हुआ सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। अब बारी आती है चंद्रमा की। चंद्रमा पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? यह लगभग 27 से 28 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। यानी एक चक्कर जो है 27 से 28 दिन में पूरा करता है। तो अब इसका असर क्या होता है? इसके ही वजह से हमें चंद्रमा क्यों चमकता दिखाई देता है? आपने पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में सुना ही होगा, जो एक महीने में दोनों ही आते हैं। एक दिन पूर्णिमा आ जाता है और एक दिन अमावस्या आ जाता है, जिसमें हम चांद को बड़े से छोटा होते देखते हैं और छोटे से एकदम बड़ा, एकदम सर्कल शेप में एक दिन देखते हैं, जो होता है पूर्णिमा। और एक दिन होता है अमावस्या, जिसमें हमें चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है। यानी
वह चमकता हुआ भी नहीं दिखाई देता उस दिन। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें आप परावर्तित का मतलब हम समझते हैं कि यह जो सूर्य होता है बच्चों, यह सूर्य होता है ना, इसकी किरण यहाँ से ऐसे चंद्रमा पर पड़ती है। ठीक है, ये इसका आगे का भाग है। अब समझिए यहाँ पर हमारा भारत है, तो यहाँ से जब हम रात के समय यह पृथ्वी जब घूम करके चंद्रमा के समक्ष जाती है यानी सामने जाती है, तो ये जो चंद्रमा का इतना भाग है यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो यह एक पत्थर का गोला ही है सिर्फ, तो इसमें क्या होता है, इतना भाग चमकने लगता है। फिर जब पृथ्वी यहाँ से इस तरफ आती है इसके सामने, तो यही प्रकाश पृथ्वी पर ऐसे परावर्तित करके पड़ता है, जिसकी वजह से हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। यानी यह जो सूर्य की किरणें हैं, जब ये किरणें चंद्रमा पर पड़ती है तो उसका उतना यानी जितने भाग पर, चंद्रमा के जितने भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती है, उतने भाग की रोशनी यानी प्रकाश जो है परावर्तित होकर के धरती पर पड़ती है, जिसकी वजह से धरती पर से चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसे ही कहते हैं परावर्तित होना। और जैसे जैसे चंद्रमा घूमते घूमते यहाँ तक आता है, यानी जितने भाग तक सूर्य की रोशनी पड़ती है, सिर्फ उतना ही भाग हमें पृथ्वी से चमकता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए लगभग 27 से 28 दिन के बाद 15 दिन के गैप में हमें चंद्रमा छोटे से बड़ा होता दिखाई देता है, फिर उसके बाद बड़े से छोटा होता दिखाई देता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस परावर्तित का ये छोटा सा उदाहरण समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जैसा कि मैंने बताया, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है जो चंद्रमा की पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह जैसे हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वह उपग्रह कहलाते हैं। यानी पृथ्वी क्या है? ग्रह। और ऐसे कई सारे ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसमें हमारा पृथ्वी भी आता है, जो तीसरे स्थान पर परिक्रमा करता है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी जो ग्रह है पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, वो क्या कहलाएगा? उपग्रह। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसे किसी ने नहीं बनाया। प्रकृति के द्वारा यह खुद ब खुद बना हुआ है, खुद ब खुद पृथ्वी को मतलब प्राप्त हुआ है, जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जिसकी वजह से रात में भी रोशनी होती है। ठीक है, चंद्रमा को साफ साफ देखने वालों में सर्वप्रथम गैलीलियो गैलीली, ये कौन है? ये एक वैज्ञानिक है जिसने पहली बार चंद्रमा को साफ साफ देखा था। इनका नाम क्या है? गैलीलियो गैलीली नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने बनाए हुए दूरदर्शी से चंद्रमा को देखा। यानी जो हम इस समय में बाहर की चीज़ें यानी स्पेस की चीज़ें देखने के लिए जिन मशीनों का उपयोग करते हैं, उन्होंने सर्वप्रथम अपने बनाए हुए दूरदर्शी से चंद्रमा को देखा था। ठीक है, 16 जुलाई 1969 को अपोलो सेकेंड नामक अमेरिकी अंतरिक्ष यान चंद्रमा के लिए पृथ्वी से रवाना हुआ। क्या हुआ? पृथ्वी से रवाना हुआ 16 जुलाई 1969 को अपोलो सेकेंड नाम का एक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर जाने के लिए पृथ्वी से, जो यान था अपोलो सेकेंड, वो कहाँ का यान था? अमेरिका का। कहाँ से गया था? अमेरिका से चंद्रमा पर जाने के लिए पृथ्वी से रवाना हुआ। इस यान में 3 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे।
इस अंतरिक्ष यान में कितने यात्री थे? 3 यात्री थे जो चंद्रमा पर जाने वाले थे अंतरिक्ष यान में बैठ करके। तो पहला था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। ठीक है। 20 जुलाई 1969 को रात्रि 10:56 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। बच्चों आपको बता दें, चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपको याद रहे हमेशा, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर 21 घंटे 35 मिनट व्यतीत किए, यानी एक दिन से भी कम का समय। 21 घंटे और 35 मिनट व्यतीत किए, क्योंकि वह पहला टाइम था जब चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री गया था, तो उतनी तैयारियां नहीं थी उस समय पर। इस समय काफ़ी एक्स्ट्रा हो चुका है हमारा जो वैज्ञानिक सिस्टम है। माइकल कॉलिंस यान के अंदर ही रहे थे, यानी जो 3 अंतरिक्ष यात्री गए हुए थे उसमें से एक यात्री चंद्रमा पर उतरा ही नहीं। वह क्या था? वह माइकल कॉलिंस थे जो यान के अंदर ही रहे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पृथ्वी पर रेडियो संदेश भेजा और कहा, आदमी का यह नन्हा सा कदम संपूर्ण मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। उन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रख के रेडियो संदेश भेजा पृथ्वी पर कि आदमी का यह नन्हा सा कदम संपूर्ण मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, कि जो अब सिद्ध भी हो चुकी है कि अब धीरे धीरे चंद्रमा पर कई अंतरिक्ष यात्री जा चुके हैं, वहाँ समय बिता चुके हैं और चंद्रमा के बारे में कई सारी जानकारियाँ भी प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा के धरातल, पर्वतों, चट्टानों और ज्वालामुखी आदि का अध्ययन किया। ये यात्री अपने साथ चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के नमूने भी लेकर आए, यानी जब वह चंद्रमा पर उतरे तो वापस आते समय उन्होंने क्या किया? उन्होंने पर्वतों, चट्टानों और ज्वालामुखी आदि का अध्ययन किया। उसके बाद वे यात्री अपने साथ चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के नमूने भी लेकर आए। चंद्रमा पर बड़ी बड़ी घाटियाँ, चट्टानें तथा पर्वत आदि हैं। घाटियों का आकार और गहराई भिन्न भिन्न है। इनके कारण ही हमें चंद्रमा पर काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा होगा कभी ध्यान से चंद्रमा को, कुछ भाग उसका कम चमकता हुआ दिखाई देता है, यानी थोड़ा ब्लैक यानी काले तरह का दिखाई देता है, और कुछ भाग एकदम चमकता हुआ दिखाई देता है। तो आपको बता दें, यही बताए जाते हैं कि ये बड़ी और छोटी छोटी घाटियाँ होती हैं जिनका अभी गहराई अलग अलग है, वो बताया नहीं गया है, और जिसकी वजह से उन गहराइयों में सूर्य की रोशनी कम पड़ती है और वहाँ पर काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं पृथ्वी से देखने पर। ठीक है। अब है चंद्रमा की पृथ्वी से माध्य दूरी लगभग 3,84,365 किलोमीटर है। इसकी सतह का क्षेत्रफल लगभग 3,89,40,000 वर्ग किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास 3,476 किलोमीटर पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इसका भार पृथ्वी के भार का लगभग 1/8 है। चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं है, यानी यह एक पत्थर का गोला ही है, इसमें हवा यानी ऑक्सीजन नहीं है और पानी भी नहीं है उस समय के हिसाब से। वायु की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर कोई ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है, यानी जैसे आपने देखा होगा लाउड स्पीकर कहीं दूसरे जगह बज रहा है और आपको उसकी ध्वनि थोड़ी दूरी तक जाने तक सुनाई पड़ती है, पर चंद्रमा पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर वायु की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है।
इस कारण चंद्रमा पर वातावरण सुनसान है। चंद्रमा पर दिन में अधिक गर्मी और रात में अधिक सर्दी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर ओजोन परत है और इसी के साथ साथ कई परतें हैं जो हमारी पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी के बाहर ही रोक लेती हैं और जितनी हमारे लिए सहनशील है उतनी ही किरणों को धरती पर आने देती है। और जो इसके अंदर का वायुमंडल है इसी में सारी मौसमी क्रियाएं होती हैं जिस पर हमारा पर्यावरण निर्भर करता है और हम भी निर्भर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिन में और रात में इतनी गर्मी और इतनी ठंडी भी नहीं पड़ती है। पर चंद्रमा पर दिन में अधिक गर्मी और रात में अधिक सर्दी पड़ती है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 1/6 है। क्या है? 1/6 है। अर्थात यदि हम पृथ्वी पर 1 मीटर उछलते हैं तो चंद्रमा पर हम 6 मीटर उछलेंगे। यदि हम पृथ्वी पर 10 किलोग्राम भार उठाते हैं तो चंद्रमा पर 60 किलोग्राम भार उठा सकते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर किसी प्राणी का भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार 10 किलोग्राम होगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है। पृथ्वी पर अधिक होने के वजह से पृथ्वी जो है अपनी ओर सारी चीज़ों को खींचती है और चंद्रमा पर यह गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण यह जो है बहुत कम क्षमता में सारी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। अब देखते हैं बच्चों ज्वार भाटा। क्या पढ़ेंगे? ज्वार भाटा मीन्स टाइड्स। ओके। चंद्रमा सूर्य आदि आकाशीय पिंडों के एक खास स्थिति में होने पर समुद्री जल का स्तर क्या होता है? ऊंचा उठ जाता है। आपको ये पता होगा कि चंद्रमा सूर्य आदि आकाशीय पिंडों के एक खास स्थिति में होने पर समुद्री जल का स्तर जो है ऊंचा उठ जाता है, यानी जो उसकी लहरें होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। इसे क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। ये किसके वजह से होता है? जो अंतरिक्ष में हो रही घटनाएं होती हैं उसका असर यहाँ पर पड़ता है। ठीक है। इसके विपरीत समुद्री जल के स्तर का नीचा हो जाना भाटा कहलाता है। जब वो ऊंचा होता है तो ज्वार कहलाता है और जब वो नीचे जाने लगता है तो वो भाटा कहलाता है। अनेक स्थानों पर ज्वार भाटे के स्थान में 1 मीटर तक का अंतर हो जाता है, परंतु कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे के स्थान पर 15 मीटर अथवा इससे भी अधिक का अंतर हो जाता है। पृथ्वी पर समुद्री जल का जो भाग चंद्रमा की ओर होता है, चंद्रमा के खिंचाव यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस भाग में ज्वार आता है। यानी ये चंद्रमा है, आप देख रहे होंगे ये चंद्रमा है ना। चंद्रमा पृथ्वी के जिस भाग पर यानी जिस भाग के सामने आता है, जिस भाग की ओर वो होता है, तो इसमें क्या लिखा गया? पृथ्वी पर समुद्री जल का जो भाग चंद्रमा की ओर होता है, यानी ये जो नीले नीले जगह दिखाई देते हैं ना पृथ्वी पे, ये क्या होते हैं? ये पानी होते हैं। ठीक है। ये बड़ी बड़ी नदियाँ, बड़े बड़े समुद्र होते हैं और यही जो समुद्र वाले भाग पृथ्वी के चंद्रमा की तरफ जब आते हैं, चंद्रमा की ओर जब आते हैं तो चंद्रमा का खिंचाव यानी चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण बल से इन्हें अपनी ओर खींचता है, यानी उस भाग में उस खिंचाव के कारण ज्वार आता है, यानी लहरों में उछाल आता है। बड़े बड़े उछाल आते हैं, काफ़ी ऊंचाई तक उछाल आते हैं और उनकी जो जो भाग होता है उस नदी समुद्र का जितने गहराई तक वो होते हैं, अपने गहराई से ऊपर तक वो आ जाते हैं। इस भाग का विपरीत भाग भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी ओर आकर्षित होता है, अतः उस स्थान पर भी ज्वार आता है। यानी
उसका विपरीत जो जगह है यानी उसके पीछे भी जो समुद्री भाग है, तो पहली ओर में जो चंद्रमा की ओर भाग है उसमें भी ज्वार आने के कारण उसके विपरीत भाग में भी जो समुद्री इलाका मौजूद होता है उसमें भी ज्वार आता है। वो किसके कारण आता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो चंद्रमा की ओर आकर्षित होने के कारण उसमें ज्वार आता है। पृथ्वी पर समुद्री जल के दोनों स्थानों के अतिरिक्त जल का स्तर नीचा हो जाता है, इससे यहाँ पर भाटा आता है। यानी आप समझ सकते होंगे कि जब पृथ्वी के इस तरफ की और इस तरफ की, यानी ये समझ लीजिए कि पृथ्वी है, ठीक है, इसके एक भाग में भी ज्वार आया है और एक भाग में भी ज्वार आया है। इस भाग में भी और इस भाग में भी ज्वार आया, जिसके वजह से यहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और यहाँ का स्तर भी जो है ऊंचा हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं जो बीच का भाग है उसमें भाटा शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ पर ज्वार उत्पन्न हुआ है तो यहाँ पर भाटा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ का स्तर बढ़ता जाएगा और यहाँ का स्तर घट जाएगा, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में पूरा कर एक चक्कर पूर्ण करती है, जिससे एक दिन और एक रात होते हैं। इसलिए एक स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार ही भाटा आता है। तो बच्चों, आज हमने जो जो सीखा, मुझे उम्मीद है आप इसे अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। बाकी के जो मेन यानी जो पॉइंट्स हैं, बाकी जो मुख्य बातें हैं, हम उसे अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं की जानकारी ज़रूर रखें। ठीक है बच्चों।